बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर नंबर दिया, s बराबर v बराबर किसके रहेगा एक, ठीक। ढाल हमारी a है। आपका टेन थीटा क्या होता है साधु को समझाते हैं। टेन थीटा अगर पढ़े नहीं हो तो टेन थीटा का मींस क्या होता है। क्या हाल चाल, मैं सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अंशुमान फिजिक्स में। कि आपको तो पता ही है, हम लोग पिछली क्लास में मोशन को मैंने स्टार्ट किया था। आज को जो भी पिछले वीडियोस में किसी भी प्रकार की समस्या आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उससे को आगे हल करके आपको बता सके। शुरू करते हैं उसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ जिससे आपको सब चीजें क्लियर हो सके और सदा पकड़ आप न्यूमेरिकल बनाने का प्रयास करें क्योंकि न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम उसी के आगे से शुरू करेंगे। तो हम तीनों समीकरण की बात कर रहे थे। आपको मैंने बताया भी था कि तीनों समीकरण जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है याली विधि। तो विधि जो बताया जाए वो ग्राफी मेथड है जो कि वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि चैप्टर के लास्ट प्रूविंग मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ इसके बाद कुछ हेडिंग्स है छोटी छोटी सी, तो 2-4 मिनट वो भी खत्म कर देंगे। पहले इसको देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हमने आपसे बोला भी था इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले आप याद करके आइएगा। आपके सामने देखिए हमने ग्राफ बना रखा है, ठीक है, इसको आप एक्स एच मान सकते हैं, इसको आप वाई एच मान, है ना। एक्स एच में हमने क्या किया, एक दूरी मान लेते हैं ये हमारी ऊंचाई इसकी यू है, ये वी है। ये वाली जो दूरी बचेगी हमारे पास वो बचेगी माइनस। ये जो स्लोप है इसको हम लोग ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए, ठीक। और ये तो टाइम है तो मान लीजिए टी हो ही गया, है ना। ये लाइन क्या हो जाएगी हमारी टी हो जाएगी। सबसे पहले नंबर 1 पे क्या करेंगे, त्रिभुज। पहले समीकरण नंबर 1 पे, सबसे पहले नंबर 1 पे हम करेंगे क्या, फॉर्मूला प्रूव करेंगे v बराबर u प्लस at। हम क्या करेंगे आज प्रूफ करेंगे, ठीक। इसको प्रूफ करने के लिए हम इक्वेशन लेते हैं a b d। त्रिभुज दिख रहा है आपका एंगल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज a b d से करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे लगाएंगे, देखो यहाँ पे निकालेंगे प्रवणता। क्या निकालेंगे, प्रवणता। अब प्रवणता का मतलब क्या होता है, प्रवणता का मतलब बेटा होता है ढाल। क्या होता है, अब ढाल यानी कि स्लोप। देखा है आपने, पूरा देखा फिसलने वाला, तो छोटे बच्चे ऐसे सीढ़ी चढ़ते फिर ऐसे फिसल जाते हैं। मिक्की माउस वाला देखा होगा, मेला वगैरह में लगा, तो कई बार तो शादी वगैरह लगने लगा है ना। तो जब वो झूला होता है उसमें देखा होगा आपको स्लोप होती है, स्लोप जिससे बैठ के आते फिसलते हैं, स्लोप को बोलते हैं ढाल यानी प्रवणता। हम इसी प्रवणता की तो बात कर रहे हैं। ये जो बनी क्या इसकी ढाल है ना, जो बराबर फॉर्मूला होता है किसके ए के होता है। तो यहाँ फॉर्मूला लगा के प्रवणता बराबर यानी टेन थीटा, प्रवणता होता है टेन थीटा बराबर किसके रहेगा एक, ठीक। ढाल हमारी ए है। आपका टेन थीटा क्या होता है साधु को समझाते हैं। टेन थीटा अगर पढ़े नहीं हो तो टेन थीटा का मींस क्या होता है, देखो एक होता है लाल, बेटा लाल सुनो, लाल बटे कक्का, यही का होता है। एल फॉर होता है लंब, के फॉर होता है कण, ए फॉर होता है आधार, के फॉर होता है कण, एल फॉर होता है लंब, ए फॉर होता है आधार। जब यहां से देखो ये बनता है साइन थीटा, ये बनता है कॉस थीटा, ये बनता है हमारे पास टेन थीटा। तीन एंगल से याद रखना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये आपके टेक्नोमेट्री में आते हैं, ठीक है। टेक्नोमेट्री जब अभी आप हाई स्कूल में जाएंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी इसका यूज है तो आपको बता रहे हैं। टेन थीटा तो हमें पता चल गया, हाँ। तो टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, है ना। ये समझ में आया। ये मैथ में होता है साइन कॉस टेन, ठीक। तो टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। अब इतना तो तुम्हें पता ही होगा, अगर नहीं पता फिर भी जान लो। ये जो त्रिभुज होता है यानी भुजा हमारी कर्ण कहलाती है ना। इसके सामने ये जो भुजा होती है लंब कहलाती है हमारी, और नीचे वाला हमारा आधार कहलाता है। बिल्कुल एकदम जीरो से, बेसिक से हम आपको चीज बता रहे हैं, हर एक चीज, है ना। किसको आधार कहते हैं, किसको कर्ण कहते हैं, सब चीज। तो अब ये टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी इस त्रिभुज का लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। लंब जो दिया गया बी से डी दिया गया, आधार दिया गया ए से डी, है ना। लंब दिया गया है बी से डी, आधार दिया गया ए से डी, बराबर रहेगा एक, है ना। देखो बी से डी के जो बीच की दूरी है वो हमारी v माइनस यू है। कितनी है, v माइनस यू। और a से d तक के जो बीच की दूरी है वो हमारी कितनी है, t है। t कैसे होगी बताओ, t तो नीचे वाली है, तो बोला ये आयत है। आयत की आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए ये t हो जाएगा अपॉन में t बराबर a। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कराओ तो v माइनस यू बराबर at, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तो v बराबर u प्लस at। आया समझ में, एक ये हमारा क्या बन गया इसका फॉर्मूला, v बराबर u प्लस at। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो थोड़ी सी चीजें नई है, समझने का प्रयास करिए, बहुत इजी है, कुछ कठिन नहीं होगा, ग्राफ ध्यान रखिए।
तो क्या किया, एक्स अक्ष किया है, वाई अक्ष। अब हम इसी में आपको दोनों ग्राफ समझाते हैं, सुनिएगा। नंबर सेकेंड वाला प्रूफ क्या करना है हमें, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। देखो करना क्या बेटा, हमें दो चीजें दिख रही है, ए बी डी, एक हमें त्रिभुज दिख रहा है ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे दूरी, दूरी बराबर क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस, ठीक। अब हमने क्या देखा, जब हमें त्रिभुज दिखा ए बी डी का क्षेत्रफल और एक आयत दिख रहा ए ओ बी सी, तो एक काम कर लेते हैं, आयत को बाद में लिखते हैं, त्रिभुज को पहले। तो आप फिर से लगाते हैं। तो पहले हमें क्या दे रहा है, ए ओ बी सी, हमारे पास एक आयत दिख रहा है, तो दूरी बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी बराबर ए ओ बी, ये तो दिया गया है, ए ओ सी डी, सॉरी ए ओ सी डी है, ए ओ सी डी का क्षेत्रफल, ये हमारा आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो मुझे ए बी डी का क्षेत्रफल करेंगे, ठीक। तो दोनों का क्षेत्रफल खोलेंगे, दूरी का मामला होता है एस बराबर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई। इस आयत की अगर लंबाई देखो तो टोटल हमारे पास टी है, मान लीजिए लंबाई इसकी, है ना, चौड़ाई हो गई यू मान, ठीक। यहाँ पे u इंटू टी, लंबाई गुणे चौड़ाई लिखते हैं, हिंदी लिख देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूले हमने आपसे याद करने लेके आए थे। फिर लंबाई की अगर बात करें तो मान लो ये इसकी लंबाई टी हो गई, समय हो गया हमारा u, यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई u इंटू टी प्लस हाफ। अब इस त्रिभुज में अगर आप देखोगे तो आधार, तो आधार का काम यहाँ पे करेगा टी, नहीं करेगा, आधार काम कौन करेगा, टी, आधार हो गया टी गुणे ऊंचाई। अब इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दी गई है आपको, अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पे v माइनस यू आएगा, है ना, तो v माइनस यू क्या निकलेंगे, त्रिभुज की केवल पीछे लिखा हुआ था हमने v माइनस यू। अब देखिए, अभी हमने आपको पीछे फॉर्मूला पढ़ाया कि v बराबर होता है u प्लस ए टी, है ना, यहाँ पे ये u प्लस की तरह क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस बराबर ए टी, यानी कि v माइनस यू किसके बराबर है, ए टी के, तो यहाँ पे ए टी, तो यहाँ पे आ जाएगा यू टी प्लस हाफ, अब यहाँ टी चलता रहेगा गुणे u माइनस वी किसके बराबर था, ए टी के, ए टी गुणा कर दीजिए, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ए एक्स्ट्रा आ जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा ना, ये हमारा एस बराबर यू टी प्लस हाफ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आया समझ में। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, इस पूरे त्रिभुज को हम एक साथ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम इस त्रिभुज को पूरे एक साथ लेते हैं, जैसे यहां से ये जाते ये, तो कितनी भुजा हो गई, 1 2 3 4। अब त्रिभुज ने, ये बन गया चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे दूरी बराबर, तो नाम दीजिए चतुर्भुज का, चतुर्भुज ए, ठीक, ए बी और यहाँ पे आ गया सी ओ का क्षेत्रफल, ठीक है। इन दोनों का हमने क्या किया, क्षेत्रफल निकाला। अब जैसे ही हमने क्षेत्रफल निकाल दिया, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए, पर ये है किसका, त्रिभुज चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, ठीक, चतुर्भुज। अब ये आपको आना चाहिए, अब आपको समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला चाहिए, तो हमें बेटा दूरी तो ऐसे करते हैं, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला लिख देते 1/2 समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुणे लंबवत दूरी, लंबवत, है ना, याद रहेगा, समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबवत दूरी। अगर हम तुमसे कहें तो एस बराबर या चलता रहेगा हाफ, है ना, समांतर भुजाओं का योग क्या होता है हमारे पास, अगर देखो ये दोनों जो साइड्स है वो पैरेलल है कि नहीं है, केवल बाकी आप पूरा मत देखें, जैसे केवल ये देखें, तो ये वाली साइड जो होगी हमारी, ये वाली जो भुजा हो गई, भले देखो छोटी से मतलब नहीं है, पर है तो दोनों दूसरे पैरेलल, है ना, u और v हमारे पैरेलल है, यहाँ पे करेंगे v प्लस u, समांतर भुजाओं का योग, योग मतलब प्लस लगा दिया हमने, ठीक, गुणे लंबवत दूरी, गुणे क्या था यहाँ पे, लंबवत, यहाँ पे दूरी, लंबवत दूरी कौन सी है, इन दोनों के जो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री बना, यहाँ पे भी 90 डिग्री अगर बनना है, नहीं बनना,
ये परपेंडिकुलर हमारी कौन दूरी, ये वाली टी है, कितनी है, आए समझ में। अगर हम आपसे कहें यहाँ पे लंबा दूरी आ गई हमारे, अगर हम फॉर्मूला निकालें बेटा, यहाँ पर फॉर्मूला हमने आपको पीछे बता रखा था, v माइनस यू बराबर, तो v माइनस यू बराबर ए टी। अब अगर आप t को इधर ले आए, a को नीचे ले आए, तो t अलग बचेगा, तो v माइनस यू बराबर a आ जाएगा, तो v माइनस यू बराबर ए टी अपॉन में आ गया a। ठीक है, तो इसको हम यहाँ रख देंगे, तो s बराबर चलता रहेगा हाफ v प्लस यू गुणे v माइनस यू अपॉन में a। ठीक, इसको इधर भेज दीजिए, 2as बराबर v प्लस यू गुणे v माइनस, अगर आपसे हम कहें तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है ना दोनों में। ठीक, तो क्या करेंगे, 2as बराबर v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये बन जाएगा फॉर्मूला। तो माइनस का क्या आएगा, प्लस का, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये इसका क्या बन गया फॉर्मूला। आया समझ में, दिक्कत। ठीक, यहां से आपके ये तीनों समीकरण खत्म हो जाते हैं। अब बचता है केवल मोस्ट कुछ पॉइंट्स है, वो देख लेते हैं फटाफट और इसको खत्म करते चैप्टर। तो विशेष स्थितियों में नंबर एक स्थिति करें, यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चल रही, उसका प्रारंभिक वेग 0, तो u हमारा प्रारंभिक वेग होता है, u बराबर 0 हो जाएगा। कोई वस्तु विरामावस्था से, मतलब कोई वस्तु मान लीजिए न्यूमेरिकल के लिए है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आया समझ में आता, तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, है ना, कि सर हमें ये समझ में नहीं, तो कोई भी प्रॉब्लम है, दिल की प्रॉब्लम हो, फिजिक्स की प्रॉब्लम, सब आप कमेंट करके पूछ। ठीक, तो फटाफट करिए कमेंट और बताइए। तो u बराबर 0 हम लोग ले लेंगे। ठीक, जब 0 ले लिया तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा होता है v बराबर u प्लस ए टी। नंबर 2 s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नंबर 3 v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो अब अगर हम इसमें फॉर्मूले में u बराबर कितना लेना, सब में 0 रखेंगे, कितना रखेंगे 0, यहाँ पे भी u बराबर 0 रहेगा, यहाँ पे भी u बराबर 0 रहेगा। हम तीनों समीकरण आपको एक साथ बता रहे हैं। ठीक है, जी आइएगा नहीं, जैसे 0 रखेंगे तो यहाँ पे v बराबर 0 प्लस ए टी, तो v बराबर आ गया हमारा कितना 80। ठीक, अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो s बराबर यहाँ आएगा 0 गुणे टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया s बराबर हाफ ए टी। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे 0, तो v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2as, v स्क्वायर बराबर आ गया 2as। ये हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला। कोई दिक्कत, पढ़ा जाए आगे। चलिए हम बात करते हैं तीसरा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु का वेग समय के साथ साथ बढ़ने की बजाय घटने लगे तो समीकरण में क्या होगा। तब बेटा एक जगह आ जाएगा माइनस का ए, मतलब जैसे कि v बराबर u प्लस ए टी होता है फॉर्मूला। समीकरण ऐसे याद कर लो, बार बार लिखते जाओ, अभी आपको याद। ठीक, बार बार भूल जाते हैं बच्चे। s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और नंबर 3 में होता है हमारे पास v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो यानी कि यहाँ पे जब माइनस का रखिए तो v बराबर यहाँ पे u माइनस यहाँ पे आ जाएगा ए टी, माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे s बराबर यू टी माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, बराबर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस का 2as, ये बन जाएगा इसका। अगर घट रहा है, वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, वेग घटने के लिए बोले या तुरंत घटने के लिए बोले, कंडीशन सेम रहेगी, फॉर्मूला सेम लगेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। पूरे चैप्टर में अगर आपको थ्योरी भले थोड़ी कम याद हो सके, लेकिन फॉर्मूले पूरे याद हो चाहिए, वरना न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे ना। हम आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराएंगे, गारंटी नहीं रखी। गारंटी मतलब कि आदमी तो करना पड़ेगा। यदि वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो त्वरण शून्य हो गया भाई। अगर वस्तु क्या हो रही है, एक समान त्वरण से चल रही, मतलब अपने वेग में त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, a बराबर कितना ले लेंगे हम लोग 0, तब इसके समीकरण क्या होंगे भैया, तो v बराबर u प्लस ए टी बराबर चलता रहेगा, वही फॉर्मूला है, प्लस ए टी। समीकरण 1 लिखेंगे v बराबर u प्लस ए टी। नंबर 2 s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नंबर 3
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, a बराबर लेना है 0, है ना। तो v बराबर आ गया u के, तो s बराबर यहाँ पे आएगा u की, ये पीछे सब 0 होता जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, a 0 गुणा करें सब 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर आ जाएगा u। ठीक, याद रहेगा ये कंडीशन। अब ये सारी कंडीशन दिमाग में रहनी चाहिए एक बात, है ना। कॉपी में सबके लिखी रहती है, कॉपी में तो सबके लिखा है, जो नहीं पढ़ता उनके भी लिखा होगा। तो गुरुत्व के अंतर्गत गति, अगर कोई वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत गति करती है तो क्या होगा, तब क्या होगा। गुरुत्व अंतर्गत गति का मतलब क्या है, अब ये क्या हो गया। तो क्या करते हैं लोग, गाड़ी सड़क पे चलती है लोग गाड़ी, लेकिन अगर गाड़ी उड़ने लगे तो क्या होगा, तब फिर गति कैसे अनुभव करेंगे। हाँ, गाड़ी तो नहीं उड़ेगी, मान लो तुम गेंद बल्ला खेल रहे हो, बॉल मारी, बॉल तो उड़ेगी ना, एरोप्लेन उड़ेगा ना, पक्षी उड़ेगा ना, तो ऊपर से नीचे कूद सकते हो ना। तब क्या करेंगे, तब गति कैसे निकालेंगे, तो आओ समझो। तब बेटा ए की जगह हमारा जी काम करता है, क्या काम करता है, जी, ठीक। और एस की जगह एच काम करेगा। फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, यदि ये कंडीशन लगे, ठीक। तब नंबर 1 v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। नंबर 2 s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नंबर 3 s बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो यहाँ पे हम जब रखेंगे मान, तो v बराबर u प्लस डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नंबर तीसरे वाले में देखो, तो यहाँ वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये इसका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो आगे आओ। अब क्या फिर, अब आ गया गति का ग्राफी निरूपण। अब कहोगे सब तो बता दिया, अभी भी बाकी है। हाँ, अब जो पार्ट आ गया है ये सबसे ज्यादा काम होता है, ठीक है। इसी ग्राफी न्यूमेरिकल के बारे में सीखते सीखते बच्चों के जन्म निकल जाते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ग्राफी न्यूमेरिकल और गति के समीकरण, दो ही चीज केवल आपको सीखनी थी, जिसमें से एक आप सीख चुके गति के समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, जिसकी अलग अलग जितनी भी कंडीशंस लगती थी सारी हमने आपको एक्सप्लेन कर, अंडरस्टैंड बटन, ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्राफी निरूपण की, सबसे मेन चीज आपकी ये, ठीक। अब तो अब करना क्या, देखो मेरी, अगर आपको ग्राफ बोले तो ग्राफ जैसे दूरी और समय ग्राफ दिया गया, हम मेन कंडीशन अभी आपको ऊपर से पहले समझा देते, फिर अंदर इसके ग्राफ क्यों बना रहे हैं। तो जब दो चीजों के मिक्स करते हैं, जैसे हम दूरी का समय के साथ ग्राफ बना सकते हैं, वेग का समय के साथ वेग समय ग्राफ बनाएंगे, त्वरण का समय के साथ त्वरण समय ग्राफ बनाएंगे, बस इतना ही बनता है। दूरी और विस्थापन एक ही चीज है, तो विस्थापन समय ग्राफ भी बन जाता है। जैसे वेग है तो ऐसे चालीस समय ग्राफ भी बन जाता है। मेन तीन है हमारे, तो तीन ही मेन होते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आ जाएगा दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, ठीक। यहाँ पे आता है वेग समय ग्राफ vt, यहाँ पे आता है at, तो ऐसा बोल सकते हैं डिस्टेंस समय ग्राफ, वेलोसिटी समय ग्राफ और एक्सीलरेशन समय ग्राफ, यानी कि सारे के नाम आपको पता है। लेकिन अगर हम बेटे तुमसे कहें कि दूरी से समय वेग ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, दूरी समय ग्राफ दिया गया उससे वेग ज्ञात करो, तो बेटा करना क्या है कि ढाल निकाल, क्या निकालनी होती है, ढाल। जैसे आपको ये त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए इसको हम ऐसे जोड़ दें, है ना, यहाँ तक की दूरी हमारी 6 हो जाएगी, हाँ, और ऊंचाई अगर तुम इसकी याद करो तो लगभग ये मान लो ये हमारा 60 पे है, ये दूरी हो गई हमारी, है ना, ये हो गई 6, ये हो गया 60। आपको देखो आधार पता, लंब पता, क्या कहाँ नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाला, इसको बोलते हैं ढाल, क्या बोलते हैं, ढाल याद करनी पड़ेगी। अगर यही आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो भी आपको ढाल निकालनी, क्या निकालनी है, मतलब कहने का क्या मीन्स है, अगर आपको वेग समय ग्राफ दिया गया, क्या दिया गया, वेग समय ग्राफ, बिल्कुल सही, वहां से क्या निकालना, एटी, मतलब त्वरण निकालने के लिए क्या करना, त्वरण निकालो, तो त्वरण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी ढाल निकालनी, ढाल मतलब जैसे बताया गया हमने, ये आधार, ये लंब, लंब निकल आएगा। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, त्वरण समय ग्राफ से अगर आपको वेग निकालना, क्या निकालने के लिए कहते हैं, ठीक, कुछ भी बैक आने के लिए जब बोलेगा, यहां से
दूरी निकालने के लिए बोलते हैं या फिर विस्थापन निकालने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा, मान लीजिए पहले बात तो ये डिस्टेंस समय ग्राफ है, लेकिन हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लीजिए ये कौन सा वीटी ग्राफ है, यानी कि वेग समय ग्राफ। ठीक, तो वेग समय ग्राफ से अब विस्थापन निकालने के लिए बोलेगा, क्योंकि चाल समय ग्राफ से तो दूरी होगी, वेग समय ग्राफ से विस्थापन। तो विस्थापन निकालने के लिए बोले तो क्या करोगे आप, इसका ये एरिया निकालो। क्या निकालोगे, ये जो इतना एरिया है ये रंगीन। अब एरिया कैसे निकाला जाता है भैया, हमको पता है कि इस त्रिभुज बनना ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार लगाओ ऊंचाई लगाओ, क्षेत्रफल निकाल दो। समझ गए, बिल्कुल सिंपल ग्राफ होते हैं बच्चे की। हमने आपको समझाया, अब इतना ही याद हो भैया दूरी समय ग्राफ से अगर वेग समय ग्राफ निकालना ढाल ज्ञात करनी है, और अगर वेग समय ग्राफ से त्वरण निकालना है तो ढाल ज्ञात करनी है, अगर वेग समय ग्राफ से क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे भी अभी आपको क्षेत्रफल ही निकालना। ठीक, क्षेत्रफल निकाल के आप दूरी को ज्ञात कर सकते। चलिए अब हम ये कंडीशन हम इसको हटा देते हैं, आप इसको कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। ठीक, बहुत इजी, अगर आप इस पॉइंट को एक बार डिटेल्स वापस रिपीट करके समझ लेना, गारंटी आपको सारे ग्राफ समझ में आएंगे सारे के सारे। अब जैसे दूरी समय ग्राफ दिया है, उसकी परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट है और पढ़ लेते हैं। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो समय के साथ वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक ग्राफ के रूप में दिखाना प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे ग्राफ को दूरी समय ग्राफ कहा जाता है, दूरी समय ग्राफ। ठीक, जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान, जब वस्तु क्या करती है, एक समान चाल से गतिमान हो, इस पूरे ग्राफ को कहीं भी दो बिंदुओं के बीच गतिमान वस्तुओं को चाल ज्ञात किया जा सकता है। प्रत्येक बार ज्ञात की गई चाल का मान एक ही रहेगा। मतलब अब अगर ये ग्राफ कैसा दिया गया भैया, एक समान चाल से, मतलब देखो 1 सेकंड में 10, 1 सेकंड में 10, दूसरे सेकंड में 20, तीसरे सेकंड में 30, चौथे सेकंड में 40, 50, 60, एकदम लाइन से बढ़ रही है कि नहीं। इसको बोलते हैं एक समान ग्राफ। क्या बोलते हैं, ये दूरी समय ग्राफ का एक समान ग्राफ। ठीक है, तो अगर तुमसे कहे दूरी समय ग्राफ का एक समान ग्राफ खींचिए, फट से खींचिए, है ना। अब आगे बात, अब आगे क्या रहा, जब असमान ऊंचाई क्या हो, ये हमारा दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग बिंदु बना दो, ऐसे कुछ भी बना देना। तो अगर देखो तो एक समय में कितना ज्यादा, लगभग ये कुछ 10 से हल्का कम है। 2 पे क्या है, लगभग देखो 20 से, अगर तुम 2 पे चेक करोगे तो 2 पे हमारा लगभग ये 10 के करीब है, और यहाँ पर 3 पे तुम चेक करोगे तो 3 पे हमारा लगभग ये 20, हर जगह 6 पे चेक करोगे तो 6 पे लगभग देखो ये यहाँ पे, है ना। सब जगह अलग अलग निकालना है, यानी कि असमान चाल गति कुछ भी हो सकती है, तुम ऐसा बना लो या फिर ऐसा बना लो या फिर कुछ भी बना सकते करके। ठीक, ये सब असमान ग्राफ, कौन से, असमान दूरी के, पर ये दिखा देना 1 2 3 4 लिख देना, और ऐसे लिख देना टाइम को लिख देना। ठीक, इस प्रकार से ग्राफ बनाए जाए असमान। अब अगर आपसे कहता कि भैया विस्थापन समय ग्राफ, दोनों की कंडीशन सेम होती है, दूरी समय ग्राफ हो चाहे विस्थापन समय, ठीक है, इसको समझते हैं। अब मान लीजिए यदि किसी गतिमान वस्तु के भिन्न भिन्न समयों पर विस्थापन मापकर समय का विस्थापन ग्राफ खींचा जाता है, तो विस्थापन समय ग्राफ कहलाता है। ये तुम्हारा अलग अलग समय में विस्थापन का मान हमने अलग अलग ज्ञात कर रखा है, उसको द्वारा जो खींचा गया ग्राफ है वो, जैसे कि मान लीजिए वो कह रहा है 10 सेकंड में हमने 20 पे पहुंचते हैं, और 10 से 30 सेकंड के हम कहीं जाते हैं नहीं खड़े। ये देखो सांस चलने वाली मशीन देखिए, जो होती रहती है, तो जब वो सांस लेना बंद लाइन क्या होती है, सीधे हो जाती है, स्ट्रेट, मतलब वो चल नहीं रही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन चलती है, स्ट्रेट तो हो जाती है। जैसे कि देखो जब वो चला तो 0 से 10 सेकंड के अंदर वो 20 मीटर गया, 20 मीटर ऊपर गया, फिर वो रुक गया, खड़ा हो गया। ग्राफ तो बढ़ रहा है, ग्राफ किसका बढ़ रहा है, समय का बढ़ रहा है। वो 20 पे ही खड़ा हुआ, बस समय तो बढ़ रहा है ना, समय किसी के नहीं रुकने वाला, समय क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो समय बढ़ता जा रहा है, फिर उसने चलना प्रारंभ किया, फिर वापस आया, तो 30 से 50 सेकंड के अंदर फिर वापस। ये ग्राफ समय, ये हमारा क्या है, ग्राफ का विस्थापन। अगर हम आपसे कहें कि वेग निकालो, तो वेग कैसे निकलेगा, ये आपको याद करना। वेग कैसे निकालेगा, 0 से a तक के निकालना पड़ेगा। 0 से a निकालने के लिए हमारा आधार हो गया 10, ये हमारा हो गया लंब 20 हो गया, आधार को लगा दो। कहीं देखिए उतरते समय का वेग निकालो, तो फिर ये निकालना पड़ेगा आपको, है ना। ये आपको कंडीशन याद करनी पड़ेगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये हमारा 20 ही रहेगा, मान लीजिए ना, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 30 20 20 बीच का अंतर 20 होगा ना, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। ठीक आया समझ में, इस प्रकार से इसका वो निकाला जाएगा विस्थापन। अब वेग समय ग्राफ दिया गया है, तो यदि दिया गया है आपको कि किसी गतिमान वस्तु का भिन्न भिन्न समयों पर वेग समय ग्राफ
व वेग के बीच खींचा गया ग्राफ हमारा क्या कहलाएगा, वेग समय का ग्राफ। मतलब कि वेग और समय के बीच जो ग्राफ खींचा जा रहा है वही हमारा वेग समय ग्राफ होता है। ठीक, ये हमने बना रखा है। तो वेग समय ग्राफ से आप कुछ खास तो ज्ञात नहीं कर सकते पहले। अगर एक समान है, एक समान मतलब स्टेट दोनों है ना, ये एक समान है मतलब समय बढ़ रहा है पर वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, वो ऐसे ही बढ़ता होगा, ऐसे ही बढ़ा होगा समय। देखो अब हम यहाँ पे खड़े रहेंगे तब भी वीडियो बढ़ रही है, वीडियो टाइमिंग बढ़ती जा रही है, तो है कि नहीं। लेकिन हाँ अगर इधर से आ रहा हो ऐसा मतलब कि समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अपना स्टेट मोशन, वहां खड़े खड़े थोड़ा समय तो बढ़ ही जाए ना, इस प्रकार ये हमारा वेग समय ग्राफ हो गया। लेकिन अगर हम तुमसे कहें कि वेग समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात कीजिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालता है, तो ये होगा इसकी आयत है, आयत का फॉर्मूला कहता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि दूरी बराबर निकला विस्थापन का लंबाई गुणे चौड़ाई। ये मान हमें दिया गया, मान लो v दिया गया v गुणे समय 2 है तो यहाँ पर जाएगा t1 माइनस t2, मतलब इसको लिख सकते हैं v गुणे डेल्टा t, इसका आ जाएगा फॉर्मूला डेल्टा s बराबर। ये हमारे दूरी निकालने या विस्थापन निकालना बोल सकते हो, तो दूरी और विस्थापन सेम माने जाएंगे। ठीक है, बस फर्क कितना है अदिश व सदिश का, अब आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहा है, आगे हमारे पास कह रहा है एक समान वेग में गतिमान वस्तु का वेग अगर तुम्हें ज्ञात करना है, हमने तुमको बताया तो भाई अभी तुमको हमने बताया पीछे फॉर्मूला वही लगाने के लिए कह रहा है। डेल्टा एस बराबर होता है v डेल्टा टी। अगर यहाँ से वेग ज्ञात करना तो इसको नीचे ले तो समय मतलब दूरी बटे कर दोगे तो आपका वेग निकल आएगा। अगर केवल दूरी विस्थापन निकालना है तो v में ठीक है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो दो कंडीशन हो चुकी है, आयत का क्षेत्रफल माप कर उसका विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं, अगर उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई जो भी पीछे लगाया आपने, ठीक बताया आपको, यहाँ से ये आपका विस्थापन ज्ञात हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वेग ही निकालना है तो आपको केवल क्या करना है, तो v बराबर आ जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मतलब कितना विस्थापन था कितना समय था दोनों का अनुपात निकाल देना, ये हमारा क्या निकल आएगा, वेग निकल आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कह रहा है एक समान वेग से गतिमान वस्तु के ग्राफ से विस्थापन ज्ञात करें। इसका विस्थापन मान लीजिए ज्ञात करना है, हमसे कहते हैं कि ए और बी के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो दो कंडीशन है, एक हम अगर तुम ध्यान से देखो तो एक हमारे पास ये बॉक्स बनता है, तो ये बॉक्स हो गया, ये त्रिभुज हो। अब हम क्या करें, तो त्रिभुज भी ये बॉक्स भी है तो हम समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा दें, हमें समझ में आ रहा है समलंब चतुर्भुज बनना है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हो डायरेक्टली इसका। ठीक, या फिर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, इस त्रिभुज का, फिर इस आयत का निकालो, दोनों को करके जोड़ दो तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल नीचे वाले का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देने से आपका विस्थापन निकल आए। ठीक है, हमने आपको पीछे कंडीशन समझा दी है, कैसे पीछे जाया जाता है, कैसे ग्राफों में आगे जाया जाता है, इसे सब कुछ हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करना, तो वेग समय ग्राफ के त्वरण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, झुकी हुई सरल रेखा, झुकी मतलब ढाल यानी स्लोप ज्ञात करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास अगर है वेग समय ग्राफ, इससे हमें कह दे भैया वेग समय ग्राफ से आपको क्या करना, त्वरण निकालना है। वेग समय ग्राफ है तो भैया ने बताया इसकी ढाल निकाल, क्या निकाल दो ढाल, ये हो गया मान लो 6, ये हो गया 20, 6 और 20 ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, त्वरण निकालना है आपको। ठीक, पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है यदि वस्तु असमान त्वरण से गति कर रही हो तो वस्तु का त्वरण तुम्हारा क्या है, असमान है, ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछता ज्ञात करिए, मान लीजिए कहते 8 के बीच ज्ञात कीजिए, तो आपको ये अगर इसके ना कह दे कि मान लीजिए 8 सेकंड के अंदर हमसे कह दे कि त्वरण निकालो, 8 सेकंड के अंदर त्वरण, ये वाला क्षेत्रफल निकाल देना, क्या निकाल दोगे, यानी ढाल निकाल देना। यानी इसकी ढाल निकाल दो मतलब क्या करना है, इसका कर्ण निकालना, क्या निकालना, कर्ण। जैसे आप कर्ण निकाले तो इसका निकाला, ये हमारा क्या ग्राफ है, असमान। असमान मतलब कुछ भी हो सकता है असमान में, हमने भी आपको बताया ऐसे करके बना लो या आगे पीछे कुछ भी बना लो, नंबर बस लिख देना 0 से लेकर, ठीक, जिस प्रकार इसमें लिखे हो बना लोगे सारे ग्राफ। ठीक, आए समझ में, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है, एक समान वृत्तीय गति करती है। मतलब जैसे आपने एक लट्टू लिया, लट्टू के लंगड़ देखा, लंगड़ा छोटे क्या करते हैं, एक नीचा होता है धागे बांध के इसे में डाला जाता है, जब इसे से घुमाते हैं, ये जो घुमा रहा है यही हमारी वृत्तीय गति है, यानी कि वो जो कण इसे से करके क्या कर रहा है, घूम रहा है ना, तो हमारी वृत्तीय गति ऐसे फेंकेंगे तो वो पकड़ के खींच लेगा, है ना। आया समझ में, ये हमारी क्या है कि वृत्तीय गति। यहां से हमारा चैप्टर खत्म। देखो आपको हमने ये जरूर बता दिया है कि इसमें 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि गति के समीकरण व ग्राफीय निरूपण। तो हमने जो आपको पहली क्लास में समझाया था गति समीकरण और ग्राफीय निरूपण जरूर पढ़ ले, जिसने पुरानी क्लासेस नहीं पढ़ी है मिस हो गई उसको जाके पूरा रिपीट कर डाले। और एक बात, क्योंकि अभी आप 8 से 9 में गए हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी समस्या आती रहती है, पर चिंता न करें, आपके अंशुमान सर आपके साथ हैं, तो आपके क्लियर किए जाएंगे। तो जो भी समस्या आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन
अगर प्रयास कर सके तो दोबारा एक बार पूरी वीडियो को रिपीट करके थोड़ा स्पीड में देख लें, जिससे क्या होगा सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में एक बेहतरीन लेक्चर के साथ।